हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और उसके बारे में मैंने 2 वीडियो में आपको समझाया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जब किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके शेप को बताने के लिए हमको इस थ्योरी की जरूरत पड़ती है। इस थ्योरी के बिना हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन नहीं कर सकते सही। तो इसीलिए हम लोग आज इस थ्योरी को पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं, एक एक पॉइंट को नोट करते रहे। देखिए, वेस्पर थ्योरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, वेस्पर थ्योरी का होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी जो थ्योरी दी गई है, ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। कुछ ना कुछ लिंक तो जरूर होगा, तभी तो इस थ्योरी को पढ़ा जाता है शेप के डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी से पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखें आप लोग, जो इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक लिंक होगा, वहां से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। मैंने 2 मेथड बताए हैं, एक ट्रिक से, एक जो मेथड होता है, जो एग्जैक्ट मेथड होता है, उससे आप लोग जाके देख ले। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो देता हूं कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, मैं लेता हूं CH4, एक लेता हूं NH3, एक लेता हूं H2O। अब देखते हैं CH4 कार्बन सेंट्रल एटम का हमेशा हाइब्रिडेशन निकलता है। यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे है ऑक्सीजन। हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मीथेन पे। कार्बन पे देखें, एक कार्बन है ना, कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है और एक एक बॉन्ड से पूरी हुई है। तो यहां पे इसका बॉन्ड पेयर आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर 4। यहां पे देखें, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड बना लिए हैं, क्योंकि ऐसे बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ये लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो यहां पे होगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहां पे आते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना लिए हैं, देखो हाइड्रोजन है ना, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4। देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में सेम आ गया है ना। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2, उसके नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, तो हाइब्रिडेशन जो होता है, इसका होता है sp, इसका होता है sp2, इसका होता है sp3, sp3d और sp3d2। उसके बाद अगर 7 होगा तो sp3d3 होता है। तो यहां पे देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 4 आया, तो 4 किसके लिए होता है? 4 आता है sp3। देखें, 4 आएगा किसके लिए? sp3, यानी जहां पे सबका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा कि नहीं होगा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और sp3 का हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री सबकी टेट्राहाइड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया और मीथेन, तीनों मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो सब की सब क्या होगी? वो टेट्राहाइड्रल होगी। देखिए, ज्योमेट्री और शेप में बड़ा डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी सेंट्रल एटम में जिसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जो ज्योमेट्री डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉन पे। यहां पे कह देते हैं ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन किस पे? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 आते हैं, या तो बॉन्ड पेयर होगा या तो लोन पेयर होगा। और बॉन्ड पेयर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। किसको कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। यानी अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेट करेंगे? सिंगल बॉन्ड को, यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है।
बात क्लियर है यहाँ पे। और जो शेप होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के पास जो एटम का अरेंजमेंट है वो कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। बहुत सारी बुक में मिलेगा आपको कि वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, लेकिन वो कहने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं लिख दूं जो शेप होता है, शेप डिफाइन करता है, डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम। क्या होता है ये अरेंजमेंट को डिफाइन करता है कि जो हमारे पास एटम है उसका जो साइड के एटम है सेंट्रल एटम के उसका अरेंजमेंट कैसा है वो डिफाइन करता है शेप। और जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, या यूं कहें कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर डिपेंड करती है। जबकि जो हमारे पास शेप होता है वो डिफाइन करता है कि एटम का अरेंजमेंट कैसा है सेंट्रल एटम के आसपास। तो देखिए अभी हम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पे ब्रैकेट में सकते हैं ओनली बॉन्ड पेयर। ये क्यों ऐसा होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इतनी चीज तो देख लें, अब हमको टेट्राहाइड्रल शेप बनाना है। देखिए कार्बन के पास एक एटम यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, यही है ना। अमोनिया का देखिए 3 एटम मैंने लगा दिए, एक बच गया तो लोन पेयर को मैंने इस साइड कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल का देखिए आप, ऑक्सीजन यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन और उसके बाद लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर मैंने यहां पे दिखा दिए। ऐसा है। अब यहां पे देखते हैं सबका शेप तो जो सबकी ज्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ टेट्राहाइड्रल है, लेकिन देखें जो शेप होता है वो डिफाइन करता है कि हमारे पास एटम का अरेंजमेंट कैसा है। सेंट्रल मेटल के जो अराउंड होता है उसका एटम का अरेंजमेंट। यहां पे देखिए जो एटम का अरेंजमेंट है, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट है ना। इसका ये अरेंजमेंट है, चारों एटम इसमें लगे हुए। लेकिन यहां पे आप अमोनिया में देखें तो यहां पे देखिए इसके पास हाइड्रोजन, यानी यहां पे ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से ये अटैच है कि नहीं। तो यहां पे इसमें देखें आप लोग कि यहां पे ऊपर की साइड पे कोई भी एटम नहीं है, यहां पे तो लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो शेप होता है वो डिफाइन करता है कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो कैसा है। तो यहां पे तो नाइट्रोजन के अराउंड जो हाइड्रोजन है वो तीनों नीचे की साइड है, ऊपर की साइड कोई नहीं। आप ऐसे करेंगे तो जो इसका शेप आएगा वो एक जैसे पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा देखिए नाइट्रोजन यहां पे है, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, जो शेप है वो पिरामिडल लाइक है। और यहाँ पे इसका देखें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके पास देखें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पे ऊपर की साइड कोई नहीं है, दो है, कुछ बेंट एंगुलर ऐसा शेप है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो ऑक्सीजन का शेप होता है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल का शेप होता है वो कैसा होता है, एंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है ये थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे एक चीज और देखें, जितने भी एटम है इनके बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 109 डिग्री 109.5 डिग्री। ये कुछ इसका शेप ये होता है, या एंगल सॉरी, इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या यूं कहें कि 109.5 डिग्री होता है। जबकि यहां पे जो इसका शेप होता है, इसका शेप होता है 107 डिग्री। कितना होता है, 107 डिग्री। यहां पे सबके बीच में जो एंगल होता है 107 डिग्री। यहां पे आप आएंगे इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, या इको बुक में लिखा मिलता है 105 डिग्री, या 104.5 डिग्री या 105 डिग्री, आप दोनों कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों का जब तीनों मॉलिक्यूल का जो शेप है वो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन सॉरी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन शेप या बॉन्ड एंगल सबका सेम होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये लोन पेयर होती हैं, ये लोन पेयर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करती है।
या बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल, ये ऊपर से क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा, तो ये क्या होंगे, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास पास आएंगे। जब ये दोनों एटम पास पास आएंगे तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। यहां पे देखें दो लोन पेयर है तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में तो रिपल्शन होगा ही, लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो यहां से इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये वाले जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ऊपर वाला रिपेल करेगा और नीचे वाले पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 10.5 डिग्री एंगल होता है या 105 डिग्री एंगल होता है। अब यह बात आती है कि मान लीजिए कि हमको कोई मॉलिक्यूल दिया है और हमको उसका बॉन्ड एंगल निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में वहां पे आपको बॉन्ड एंगल बताया जाता है। जैसे आप यहां पे देखें sp में जो बॉन्ड एंगल होता है 180 होता है, sp2 में होता है 120 डिग्री और sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो होता है बॉन्ड एंगल। लेकिन अगर आप बात करें कि बॉन्ड एंगल कम होगा तो कैसे होगा, तो आप एक लाइन याद रखिएगा कि 0 डिग्री, याद रखें कि 1 लोन पेयर पर जो बॉन्ड एंगल होता है 2.5 डिग्री डिक्रीज करता है। क्या करता है, एक लोन पेयर पर 2.5 डिग्री जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज करता है। तो शायद आपको इतनी बातें तो अभी समझ में आ गई होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है उसके हाइब्रिडाइजेशन पर। किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वही डिफाइन करेगी ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होते हैं। बात क्लियर है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि शेप जो होता है वो डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होता है अगर हाइब्रिडेशन सेम होने पे। अब अपने एग्जांपल में देख ले, मैंने मीथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है, तो आप उसमें देखेंगे कि सबका हाइब्रिडेशन जो है वो सेम है। हाइब्रिडेशन सेम है तो सबका जो ज्योमेट्री होगी वो भी सेम है। यानी जो तीनों मॉलिक्यूल आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सबका जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहाइड्रल है। जब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है लेकिन जो शेप है तीनों का डिफरेंस है, या तीनों का जो एंगल है वो भी अलग है, उसका शेप भी अलग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेप डिफाइन करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड एटम का जैसा भी अरेंजमेंट होगा वो डिफाइन करेगा शेप। तो इसीलिए हम लोग को बुक में मिलता है या नोट्स में मिल जाता है कि जो शेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पर, और जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे। हमको ये एक बात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास शेप होता है उसका लोन पेयर से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो सिर्फ बताता है कि हमारे पास जो एटम है उस एटम का अरेंजमेंट कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास जब शेप होता है किसी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता है या लोन पेयर के आने की वजह से शेप डिस्टर्ब हो जाता है। हम ये कहेंगे कि शेप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट कैसा है। क्योंकि एटम का अरेंजमेंट खराब होता है या अलग होता है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होती है, वो लोन पेयर के आने की वजह से, क्योंकि लोन पेयर के आने से रिपल्शन बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एंगल कैसे चेंज होता है, शेप कैसे बदलता है। यही बात बताने के लिए वेस्पर थ्योरी की जरूरत हुई। ये वेस्पर थ्योरी जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, उसी रिपल्शन को बताने के लिए वेस्पर थ्योरी दी गई थी। जो वेस्पर थ्योरी थी वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, गिल्सपी और नाइलोम ने। क्या नाम है, गिल्सपी और नाइलोम। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट के बारे में, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे शेप के बारे में। देखिए इस थ्योरी को दिया था नाइलोम एंड गिल्सपी ने।
दो साइंटिस्ट थे, इन्हीं दोनों ने मिलके इस थ्योरी को दिया था। बात क्लियर है ना? अब देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। किससे होगा? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से होगा। दूसरा पॉइंट, according to this theory bond pair plus lone pair are arranged themselves as far as where repulsion is minimum। क्या होगा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो ऐसा अरेंज होंगे कि दोनों के बीच में रिपल्शन कम हो सके। तीसरा पॉइंट देखिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल in presence of लोन पेयर। लोन पेयर की प्रेजेंस में जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। हम यूं नहीं कह सकते कि लोन पेयर की ही प्रेजेंस होता है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा ताकि हमको बात एक लाइन में समझ में आ सके। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो जो शेप होता है वो सिर्फ बताता है एटम का अरेंजमेंट, लेकिन एटम का अरेंजमेंट जो चेंज होता है वो लोन पेयर की वजह से होता है ना? अब यहां पे जो तीसरा पॉइंट देखिए, रिपल्शन ऑर्डर। रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर। ये इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे देखो जो इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट है वो यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर अरेंज देमसेल्फ एज फार एज पॉसिबल वेयर रिपल्शन इज मिनिमम। जहां पे रिपल्शन मिनिमम होगा वहीं पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में स्टेबलाइज होंगे। तो इसमें जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा होता है। आप लोग इसको लिखें, उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे और अच्छे से इसके शेप के बारे में। देखें, एक साइड लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक साइड लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक साइड लिखते हैं हम लोग ज्योमेट्री, और एक साइड लिखते हैं शेप। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? लीनियर, और इसके पास जो शेप होगा वो भी कैसा होगा? लीनियर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, जब सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे तब ऐसा है। अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आता है तो यहाँ पे समझ लें इसका तो यही होगा, चाहे एक बॉन्ड पेयर हो चाहे दोनों बॉन्ड पेयर हो, तो वो उससे हम लोग समझ लें। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई मेटल है, यहाँ पे इससे कोई एक बॉन्ड बना है बी से, और यहाँ पे एक लोन पेयर है ना? अब इस एटम का हाइड्रोजन तो आएगा sp2 sp ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें इसके पास और कौन सा शेप बनेगा? लीनियर ही बनेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे लीनियर। दूसरे में देखें, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो 2, तो हाइड्रोजन आएगा sp2, ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो शेप होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। देखते हैं यहां पे क्या है, जब इसके पास एक लोन पेयर हो क्या होगा?
जब सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर होगा तो जो इसका शेप होगा, देखिए आप यहां पे समझ लें, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक कोई मेटल ए है, उसके पास यहां पे बी था, यहां पर भी बी है, लेकिन यहां पे लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर वहां जाना चाहेगा जहां से रिपल्शन कम हो सके। यहां पे दोनों के पास पास रहेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, जबकि इस एंगल पे रिपल्शन कम होता है। तो यहां पे लोन पेयर आ गया। अब इसको हटा दें हम लोग, इसको हटा दें तो देखिए इसका शेप कैसा है, ये कुछ बेंट शेप है, या इसको कहें कि वी शेप है। तो हम लोग यहां पे लिख दें कि वी शेप। कैसा होता है? वी शेप। यहां पे देखिए अगर इसके पास जीरो लोन पेयर हो, जीरो लोन पेयर, तो वही शेप होगा, एंगुलर ही होगा। कैसा होगा? एंगुलर। यानी देखिए ऐसे ए, यहां पे बी, यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, ये कैसा शेप है? एंगुलर शेप है। तो इसको हम लोग एंगुलर शेप बोलते हैं, या प्लेनर शेप, एंगुलर प्लेनर शेप इसको पूरा बोलते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइड्रोजन आएगा हमारा sp3। शेप कैसा होगा? सॉरी, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो इसकी शेप होगा वो दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। देखिए पहला है वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा, इसको यहां पे समझते हैं। एक लोन पेयर अमोनिया में देखें, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर है। अब इसका शेप देखें, कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है। ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग शेप में पढ़ते हैं एटम के अरेंजमेंट को, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहां पे इसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल शेप, पिरामिडल। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब दो लोन पेयर आएगा, दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर होगा तो हम लोग इसको देखें, हम लोग यही बना ले वाटर मॉलिक्यूल का। देखें यहां पर बनाते हैं ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। देखिए लोन पेयर तो लोन पेयर यहां पे होगा नहीं, इसको यहां बना दे, एक लोन पेयर को यहां बना दे। अब देखें इसका शेप कैसा है, लोन पेयर होगा नहीं तो ये कैसा आएगा? बेंट शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप। कैसा होगा? बेंट शेप या वी शेप होगा। कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? आप लोग बताएं। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप। देखिए 5 है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। ज्योमेट्री कैसी इसकी आएगी? आप लोग देखें ज्योमेट्री, इसकी आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसका शेप कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखें देखिए पहला, अगर एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, बात करते हैं किसके लिए? sp3d के लिए। अगर एक लोन पेयर होगा तो जो इसका शेप आएगा, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे और उसका नाम है STL। क्या नाम है? STL। पहले देखते हैं कि जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई एक मेटल है A, B, यहां पे एक, यहां पे, यहां, या इसको हम लोग ऐसे कर लें। चलिए ये इसका शेप हो गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि इसके बारे में हम लोग पहले इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर एक लोन पेयर आएगा तो इसपे जो हमारे पास ये वाला जो पूरा एटम मॉलिक्यूल होगा उसका ये वाला पार्ट लोन पेयर में आ जाएगा। जो ये लोन पेयर में आएगा इसको हटा दें तो ये अगर ऐसे बनाए, देखो ऐसे बनाए तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा होता है। यही तो होता है हमारे पास शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का, ऐसा ही है। इसको अगर आप ऐसे करके देखें तो इसका शेप यही है। अगर इस पार्ट को मैं निकाल दूं तो इसका जो शेप है वो सी हॉर्स टाइप है। कैसा है? सी हॉर्स टाइप है। इसी को बोलते हैं सीसा शेप, सीसा शेप। दूसरा, उसके बाद अगर हमारे पास दो लोन पेयर हो, दो लोन पेयर होंगे तो इसका शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा? वो टी शेप।
एस मीन्स सीसा शेप, टी मीन्स टी शेप, ए मीन्स लीनियर। इसको इस ट्रिक से आप लोग याद करिएगा, एसटीएल से। sp3d हाइड्रेशन को जो उसका शेप होता है वो एसटीएल से याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग एक लोन पेयर हमको निकालना है, हमको इसको टी शेप में कन्वर्ट करना, तो हम लोग इसको निकाल लिए थे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जिस भी साइड पे अगर लोन पेयर आता है तो हम उसके शेप को डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए उस साइड के एंगल को हटा देते हैं। इसको हटा दिए तो ये तो सी शेप, ये सीसा शेप हो गया था, है ना। अब इस साइड तो यही था ना, इसको हटा दिए तो ये हो गया था। अब हमको इसको चेंज करना है किस शेप में, टी शेप, ये है ना, हमको टी शेप में करना है। देखिए अब अगर हम लोग इसको हटा दें ये दोनों को, देखिए इसका कैसा शेप हो गया, टी शेप हो गया ना। ये इस तरीके से था, इसमें यहां पे लोन पेयर आ गया और यहां पे लोन पेयर आ गया, ये दोनों तो हट जाएंगे। ये कैसा शेप हो गया, टी शेप, टी शेप। अब उसके बाद तीन लोन पेयर आ गए, इसका शेप कैसा था, यहां पे देखें यही है, ज्योमेट्री तो यही है। अब ये टी शेप हो गया, ये तीनों लोन पेयर यहां पे आ जाए और ये खत्म हो जाए तो इसका शेप कैसा बचा, देखो लीनियर शेप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग शेप को करते हैं। और खासकर याद रखिएगा, इसको हम लोग एसटीएल से याद कर लें तो बहुत आसानी से हमको बात समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में इतनी ही बात थी कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग होता है हाइड्रेशन सेम होने के बावजूद। तो उसका सिर्फ एक रीजन आप दीजिएगा कि जब लोन पेयर आते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो बॉन्ड होता है बॉन्ड पेयर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे यहां पे देखें, अगर यहां पे लोन पेयर आया था तो इस लोन पेयर ने इसके दोनों एंगल को कुछ कम कर दिया होगा। अब यहाँ पे दो लोन पेयर आया होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किए होंगे, दूर दूर गए होंगे, तो ये वाला जो एंगल था वो कम हो गया होगा। तो एंगल के कम होने की वजह से जो इसका शेप होता है वो बॉन्ड एंगल भी कम होता है और शेप भी इसका अलग हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर जो हम लोग किसी मॉलिक्यूल में आता है वो ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, लेकिन जो शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, एक्चुअल अरेंजमेंट होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा ताकि एक एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अब इसके बाद आता है sp3d2 sp3d3, आप लोग उसको देखिएगा तो उसकी एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोगों को हाइब्रिडेशन वाला चैप्टर या हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक में टच करेंगे तो आपको वहां से बहुत ही इजी मेथड में बताया है, तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको वेस्पर थ्योरी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।